बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं और वो आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें आपके पास ज़्यादातर सवाल, हाँ जी अभी स्टार्ट हुई है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होते हैं और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस इतने नहीं होते। सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स फोकस करते हैं कि वो कैलकुलेशंस या कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल जो फार्मूलाज हैं उन पे बहुत टाइम लगा देते हैं। रियल एग्जाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, हार्डली गोना गेट वन और मैक्सिमम टू क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। और जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं वो बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादा चंक या ज़्यादा पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन का है। तो आप लोगों ने फोकस, जब हमने बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़नी है तो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हमें चीज़ों की समझ हो। और क्योंकि अगर आपको बेसिक की समझ आ गई है ना, फिर आपका क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। बाकी जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, कैलकुलेशन वाले पोर्शन के लिए रैंडी एंड नील की वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बट अगर आप सिंपल बुक से फार्मूलाज भी याद कर लेंगे और आपको थ्योरेटिकल पोर्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, यू वॉन्ट स्ट्रगल विद द बायोस्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस होपफुली। क्लियर? पर आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने मुझे संडे वाली असाइनमेंट कंप्लीट करके दी है। बाकी मैक्सिमम लोगों ने संडे वाली असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया, जो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजें। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, लेकिन आज आप सबने अपनी अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करानी है। या मैं आपको ना क्लास के बाद ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, सबसे पहले हमने देखना है कि आपके पास जो स्टडीज होती हैं या स्टडीज को आप बेसिकली डिवाइड करते हैं। ओके, स्टडीज को हम मेजरली डिवाइड करते हैं इनटू डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और फिर आपके पास आती है एनालिटिकल स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का मतलब वो होता है जिसमें आपका फोकस ज्यादा होता है हु, वेयर, व्हेन, इस तरह की चीजों पे, और इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के एग्जांपल्स में आपके पास केस रिपोर्ट्स आ सकती हैं, केस सीरीज आ सकती हैं, सर्वेज आ सकते हैं। इसके अंदर कोई कैजुअल लिंक भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा होता। ये कुछ मेजर भी नहीं करते, ना ये ऑड रेशियो मेजर करते हैं, ना ये रिलेटिव रिस्क मेजर करते हैं। तो ना तो ये कोई स्टडीज कुछ मेजर करती हैं, ना इनका कोई कैजुअल लिंक होता है, कॉजल लिंक होता है, सॉरी, ना ही इनका इनमें कोई कंपैरिजन होता है। दीज आर द स्टडीज दैट सिंपली एक्सप्लेन कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। इस तरह की चीजें जो जो स्टडी एक्सप्लेन कर रही होती है उसको आप कहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। इसकी एग्जांपल में मेजरली आपके पास केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स और सर्वेज आते हैं। एज कम्पेयर टू दिस आपके पास एक और टाइप होती है, इसको आप एनालिटिकल स्टडीज कहते हैं। एनालिटिकल स्टडीज क्या होती है, इसमें अब आप ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं और आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं ये कहती हूँ, लेट्स सपोज कि कोई अब एक किसी ने कोई हाइपोथेसिस दिया है कि एंटी हाइपरटेंसिव्स यूज करने से हार्ट रिस्क कम हो जाता है। अब अगर हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू हो जाए, हम दो दो ग्रुप्स बना लें और देखें कि वाकई एंटी हाइपरटेंसिव देने से हार्ट रेट कर हार्ट हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है या नहीं होता। तो जब हम कंपैरिजन या हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एनालिटिकल स्टडी है। तो आपके पास दो चीजें होती हैं, यू हैव डिस्क्रिप्टिव एंड यू हैव एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में योर फोकस इज हु, वेयर, व्हेन, सिंपल थिंग्स, कोई कंपैरिजन नहीं है।
एग्जाम्पल्स हमने देख ली, इसमें आपके पास केस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, केस सीरीज आ जाती हैं, सर्वेज आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एनालिटिकल में आप ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और इसकी एग्जांपल में आपके पास जो हम पढ़ेंगे केस कंट्रोल, कोहार्ट, ये सारी आपके पास एनालिटिकल स्टडीज हैं। जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है, इसके अंदर आप कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, इसका कोई कॉजल लिंक नहीं है। वाइल ऑन द अदर हैंड एनालिटिकल में आप यूजली कभी ऑड्स रेशियो या रिलेटिव रिस्क को मेजर कर रहे होते हैं, और ये आपको एक्सपोनेंशियल लिंक शो कर रहा होता है बिटवीन द रिस्क फैक्टर्स एंड द डिजीज। तो इसमें आपको कॉजल लिंक भी मिल रहा है, इसमें आप वॉर्स रेशियो रिलेटिव रिस्क भी मेजर कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल इसमें आप ग्रुप्स को कंपेयर भी कर रहे हैं, और इसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये दो आपके मेन ग्रुप्स हैं, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल की। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को हमने डिवाइड किया था इनटू डिस्क्रिप्टिव स्टडीज एंड एनालिटिकल स्टडीज। अब हम ऑब्जर्वेशन स्टडी की कौन कौन सी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में तो हमने कहा कि सिंपली आपके पास केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शन स्टडीज आती हैं। जैसे कि अगर आप ले लें कि देयर आर 5 पेशेंट्स विद अ रेयर रैश आफ्टर वैक्सीन, अब उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी केस सीरीज है, केस रिपोर्ट है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं है। वह एनालिटिकल में आपने दो ग्रुप्स को कंपेयर भी करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करना है, उसमें आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वगैरह आती हैं। सो सबसे पहले अब ऑब्जर्वेशनल पे हम देखेंगे केस सीरीज को। केस सीरीज कौन सी टाइप है, डिस्क्रिप्टिव है या एनालिटिकल है? यस। अब हमने सबसे पहले किया डिस्क्रिप्टिव। तो केस सीरीज को, केस सीरीज में आप क्या करते हैं, केस सीरीज या केस रिपोर्ट जो होती है वो आपको बेसिकली बताती है सिंगल और फ्यू पेशेंट्स, और इसके अंदर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। तो बेसिकली केस सीरीज या केस रिपोर्ट में दिस इज जस्ट अ सिंपल रिटन description of one or few unusual patients। और आपको फोकस क्या होता है, व्हाट यू आर आस्किंग, यू आस्क व्हाट हैपेंड। इसकी एग्जांपल बड़ी कॉमन है, जैसे आपके पास 5 पेशेंट हैं टेकिंग मेटफॉर्मिन एंड फाउंड टू हैव लो कोलेस्ट्रॉल। सो और 50 पेशेंट्स टेकिंग मेटफॉर्मिन, and then when you measured the cholesterol level it turned out to be low। सो यहाँ पे अब क्या हुआ, यू हैव 5 पेशेंट्स और 50 पेशेंट्स taking metformin found to have low cholesterol। This would be a simple written description of one or few patients with one or few unusual patients। इसमें हमारा फोकस है कि क्या हुआ,
बस उस चीज़ पे, इसके अंदर कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं है। अब अगर आप ये कहते हैं कि मैंने 50 लोगों को स्टडी किया और उसके बाद मुझे पता चला कि अगर ये मेटफॉर्मिन ले रहे थे तो इनका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, ये एक तरह की न्यू हाइपोथेसिस है जो आपने बना दी है। दिस इज अ न्यू हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे, कोई आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं है, कोई आपने इसमें कॉजल लिंक नहीं डिटरमिन किया, कोई ऑड्स रेशो या रिलेटिव रिस्क नहीं है। सिंपल आपने एक न्यू हाइपोथेसिस या एक न्यू स्टेटमेंट पास कर दिया है कि आपने कुछ अनयूजुअल पेशेंट्स को स्टडी किया था जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, और जब वो मेटफॉर्मिन ले रहे थे तो आपने देखा कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। दिस इज केस सीरीज। क्लियर? एग्जाम में आप इसको कैसे पिक करते हैं, इसके अंदर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, ना इसमें कोई कॉजल लिंक होता है। यूजुअली कोई न्यू डिजीज होती है विद अननोन कॉज, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये केस सीरीज की बात हो रही है या केस रिपोर्ट की बात हो रही है। दूसरी हमारे पास अब नेक्स्ट आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव है या एनालिटिकल है? यस, दिस इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में अब बेसिकली होता क्या है, इसको आप स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो स्नैपशॉट टाइम है ना, कि स्नैपशॉट वर्ड है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आपको अगर स्नैपशॉट का वर्ड मिल जाता है ना, उसे आप बड़ा इजीली पिक कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब ये जो क्रॉस सेक्शन स्टडी है इसका डिजाइन कैसे बना हुआ है, टू एग्जामिन एक्सपोजर एंड डिजीज एट द सेम टाइम। व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन स्नैपशॉट, क्योंकि इसमें ये आप जो डिजीज या एक्सपोजर को डिस्कस कर रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं, वो एट द सेम टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। और सिंपल वर्ड्स में इसमें आप इस स्टडी का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अगर मैं कहती हूँ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कितने लोगों को इस टाइम डायबिटीज है, या अगर मेरा जो स्टडी का फोकस है कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने अच्छा, या फिर आप उसको या इसको ऊपर वाली एग्जांपल से कंपेयर करके देखते हैं, या मैं अगर ऐसी स्टेटमेंट देती हूँ कि 50 लोग हैं जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, इनका इस टाइम कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। तो स्नैपशॉट या इस टाइम में जो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, या मैं कहती हूँ कि इस टाइम जो हमने कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेजर किया, राइट नाउ द कोलेस्ट्रॉल इज लो। तो अब ये कौन सी स्टडी हो गई है? नाउ इट विल बी क्रॉस सेक्शनल। जब हम किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उस उस स्पेसिफिक टाइम का डाटा मेजर करते हैं, राइट नाउ वाला वर्ड यूज हो जाता है या स्नैपशॉट इन टाइम का वर्ड यूज हो जाता है कि इस टाइम इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में ये डिजीज क्या कर रही है, देन it will turn into a cross sectional study. Yes, snapshot is like इस टाइम पे क्या हो रहा है, in that particular time क्या हो रहा है। So cross sectional study is a type of observational it's a type of observational study in which the researcher look at exposure and disease at the same point in time, like taking a snapshot of population. So basically your focus is that what is happening right now rather than what caused this or what will happen next। आपको ये अब नहीं फर्क पड़ा कि ये बीमारी हुई कैसे,
आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ा कि इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट or risk factors mentioned in the past. You're not talking about what is going to happen next. You are just talking about what is right now, like what is happening right now. तो अगर आप इसमें देखें, अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स, लेट्स कंसीडर योरसेल्फ एज एन रिसर्चर. अब अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप कैसी पॉपुलेशन लेंगे, या आप जो सिलेक्शन करेंगे तो वो कैसी पॉपुलेशन का होगा. आप कहेंगे कि मैंने 100 पाकिस्तानीज पे रिसर्च करनी. जब आप सिलेक्शन लेंगे तो उसमें आप उस टाइम पे, लेट्स सपोज आपने कहा मैं 2025 में मैंने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की वो 100 पाकिस्तानीज थे, या 2025 में जो मैंने पॉपुलेशन सेलेक्ट की वो 100 न्यूयॉर्कर्स थे. अब यहाँ पे आपने ये मेंशन नहीं किया कि ये डायबिटिक थे, ये नॉन डायबिटिक थे, ये मेटफॉर्मिन ले रहे थे, या ये मेटफॉर्मिन नहीं ले रहे थे. यू हैव जस्ट लाइक you have just chosen a specific population in a specific time. तो पहली बात क्या है कि द पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड विदाउट रिगार्ड टू डिजीज और एक्सपोजर. अब एक दफा आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली, अब आप कहेंगे कि फिर मैंने ये जो 100 पाकिस्तानीज लिए थे, अब इनमें मैं ये देखूंगा कि इनमें से कितने लोग, यूजली स्मोकिंग वाली एग्जाम्पल बड़ी रेलिवेंट रहती है, वही हम यहाँ पे लेते हैं. इनमें से कितने स्मोकर हैं और कितने नॉन स्मोकर हैं. मेक सेंस. आई रिपीट द होल कॉन्सेप्ट. तो हमने अभी तक ये देखा कि आपने 100 पाकिस्तानीज को पिक किया आज, और आपने कहा कि मैं इनमें देखूंगा कि इनमें से कितने स्मोक करते हैं और कितने नॉन स्मोकर हैं, और फिर मैं ये देखूंगा कि इनमें से कितनों को सीओपीडी है और कितनों को डिजीज नहीं है. सो यू पिक अ रैंडम पॉपुलेशन और उसमें से फिर आपने एक्सपोजर और डिजीज को निकाल दिया. ये जो इस तरह की स्टडीज होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस टाइम पे इस पॉपुलेशन में कितने लोगों को ये बीमारी है, इसको, इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं, प्रेवलेंस कहते हैं. दिस इज प्रेवलेंस. क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस टाइम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस क्या है इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो ये आपकी प्रेवलेंस है. तो केस कंट्रोल स्टडीज का प्रेवलेंस के साथ लिंक होता है. सो बेसिकली अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में करें, तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो आप ये देखते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट और इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपने एक पॉपुलेशन ली और उसमें से आपने देखा कि कितने लोग स्मोक करते थे और कितनों को उनमें से सीओपीडी था. या आप एक इसमें वन टाइम सर्वे कर रहे हैं जिसमें आपने 300 पेशेंट्स को पिक किया है, और आपने उनका बीएमआई और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मेजर किया, और फिर आपने देखा है कि जिनका बीएमआई हाई था, मतलब जो ओबीस थे, उनमें से कितनों को डायबिटीज. तो वो जो उस टाइम पे आपने एक 300 लोगों की रैंडम पॉपुलेशन पिक करके उनका बीएमआई निकाल के या ओबेसिटी को डायबिटीज से कंपेयर किया है, या ओबेसिटी का डायबिटीज का लिंक निकाला है, इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी. तो अब अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है. आपने ये नहीं कहा कि मैंने 100 डायबिटिक्स लिए थे और 100 नॉन डायबिटिक्स लिए थे और फिर उनको कंपेयर किया. आपने ये नहीं कहा कि मैंने 100 ओबीस लिए थे और 100 नॉर्मल बीएमआई वाले लिए थे. इवन इस एग्जाम्पल में भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने 50 स्मोकर लिए थे और 50 नॉन स्मोकर लिए थे और फिर देखा कि किसको सीओपीडी है और किसको नहीं. ना आपने ये कहा कि मैंने 50 सीओपीडी वाले पेशेंट्स लिए थे और 50 नॉर्मल लिए थे और फिर देखा कि कौन स्मोकिंग करते हैं और कौन नहीं. So you are not picking population on the base of either
नाइदर रिस्क फैक्टर्स नॉर द डिजीज। आपने रैंडम एक सेलेक्टिव पॉपुलेशन ले ली, इट कुड बी अ पाकिस्तानी, इट कुड बी अ न्यूयॉर्कर, इट कुड बी एशियन पॉपुलेशन, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन आपने ले ली रैंडम, और उसमें से आपने देखा कि इसमें से कितने लोग स्मोक करते हैं, और अगर वो लोग स्मोक करते हैं उनमें से कितनों को सीओपीडी या कैंसर है, या आपने देखा कि इनमें कितने लोगों का बीएमआई अबव नॉर्मल है और उनमें से कितनों को फिर डायबिटीज है। सो इस तरह की स्टडी को आप कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी, सॉरी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्लियर? तो इसके अंदर एग्जाम में जो आपको बड़ा एक पिकिंग पॉइंट मिल जाता है ना, उन्होंने आपको ये जब जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे ना, तो स्टेटमेंट में जो चीज पहले आएगी ना, इसका मतलब है कि उसकी बेस पे पॉपुलेशन सेलेक्ट हुई है। जैसे आगे हम एग्जांपल्स करेंगे ना, वो क्लियर हो जाएगा। या और जब केस क्रॉस सेक्शन स्टडी का सिनेरियो आएगा ना, तो उसमें उन्होंने आपको ये नहीं बताया होगा कि हमने रिस्पेक्ट की बेसिस पे पॉपुलेशन दी थी, रिस्क फैक्टर की बेसिस पे हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट की थी, या हमने डिजीज की बेसिस पे पॉपुलेशन सेलेक्ट की थी। तो उन्होंने आपको रैंडमली बताया होगा कि हमने 100 लोग लिए, हमने 200 लोगों को सिलेक्ट किया, हमने 300 लोगों को सिलेक्ट किया। दे हैव रैंडमली सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन एट दैट टाइम, और उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्नैपशॉट है, या ये उस मूवमेंट की स्टडी है, या ये प्रेवलेंस पे फोकस कर रही है, तो इसका मतलब है ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्लियर? तो अभी तक हमने केस रिपोर्ट, केस सीरीज कर लिया, क्रॉस सेक्शनल कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस कंट्रोल। अच्छा, केस कंट्रोल में नाउ लेट्स सी कि आप एक रिसर्चर हैं और आपके जिम्मे उन्होंने कहा है कि आप केस कंट्रोल स्टडी कंडक्ट करें। तो आपके जिम्मे में सबसे पहले क्या आएगा कि मैंने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है वो पहले मैं कर लूँ। तो पॉपुलेशन आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे? केस कंट्रोल स्टडी जो है ना, ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि, क्योंकि अब हमने कहा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसका मतलब है कि डिजीज हो गई है और अब हम पीछे टाइम में जाके देख रहे हैं कि ये क्यों हुई है। सो नाउ दिस स्टडी begun with the disease status, and then you are looking backward for exposure. ऑलवेज रिमेम्बर कि जो केस कंट्रोल स्टडी होती है वो एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। उसमें बीमारी हो गई है और फिर आपने पीछे जाके स्टडी करना है कि ये क्यों हुई है, किन चीजों से एक्सपोजर हुआ था, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं। एक वो ग्रुप जिसको डिजीज, क्योंकि अब आपने कंपैरिजन करना है, तो अब आपके पास एक वो ग्रुप होगा जिनको डिजीज हो गई है, और फिर दूसरा वो ग्रुप होगा जिनको डिजीज नहीं हुई। जिसको डिजीज हो गई है वो आपके केस वाले ग्रुप है, केस वाले ग्रुप में फॉल करेंगे पेशेंट्स, और नॉन डिजीज वाले कंट्रोल्स में। अच्छा, अब जो आपके पास, तो बेसिकली जैसे अगर हम लेते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग का सीओपीडी से क्या लिंक है, या लिंक है भी या नहीं। तो आप, और आपने इस पे केस कंट्रोल स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप दो ग्रुप्स लेंगे। एक वो जिनको डिजीज हो गई है, जैसे जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं,
दूसरा वो ग्रुप होगा जिनको जो नॉर्मल हेल्दी है। इन दोनों में आप क्या करेंगे कि आपने देखना है कि स्मोकिंग का स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, तो दोनों की स्मोकिंग की हिस्ट्री लेंगे और फिर आप कंपेयर करेंगे कि अगर, तो आपको ये पता चले कि जिन लोगों को सीओपीडी हुई है उनमें से ज्यादातर लोगों की स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, वाइल जिनको सीओपीडी नहीं हुई है वो ज्यादातर नॉन स्मोकर थे। तो इससे आप ये आप और इस्टेब्लिश कर लेंगे कि स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीओपीडी। क्लियर? तो केस कंट्रोल स्टडी में द द द मेन पॉइंट और मेन थिंग दैट यू कंसीडर, कि जिसकी बेस पे आप पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, वो डिजीज होती है। सो यू स्टार्ट विद द डिजीज स्टेटस एंड देन लुक बैक टू फाइंड द पॉसिबल एक्सपोजर्स और रिस्क फैक्टर्स। So basically, you find the cause from the case. Retrospective study है, so you begin in the present. You already know that who has the disease or who is healthy, and then go backward in time to assess what exposure they had. सबसे पहले आपने केसेस को सिलेक्ट किया, वो लोग जिनको बीमारी थी, फिर आपने कंट्रोल्स को सिलेक्ट किया, वो लोग जिनको बीमारी नहीं थी। Then you go back for the prior exposure history and then you compare the frequency of exposure in both groups. अब ये जो आपकी केस कंट्रोल स्टडी होती है, इससे आप मेजर क्या करते हैं, इससे आप ऑड्स रेशियो मेजर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऑड्स रेशियो, वैसे तो हम ऑड्स रेशियो को आगे डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे ऑड्स रेशियो की सिंपल डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं: हाउ मच हायर आर odds of smoking in COPD patients versus healthy patients। तो अगर हम कहते हैं ना कि किसी भी केस में किसकी odds रेशियो निकालो, तो बेसिकली हम वो क्या निकाल रहे होते हैं, that what is the chance or how much higher are the odds of having this specific exposure in this specific disease case। जैसे इस केस में अगर हम देखें कि odds रेशियो निकालो, तो odds रेशियो का मतलब क्या होगा कि हम देख रहे हैं that how much higher are the odds of smoking in COPD patients versus healthy patients। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो सीओपीडी का पेशेंट है, COPD were 5 times more likely to have smoked than those without COPD। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑड्स रेशियो जो है वो क्या होगी? यस, योर ऑड्स रेशियो विल बी 5। इसका मतलब है कि स्मोक, यस 5 टाइम्स, इसका मतलब है कि स्मोकिंग के साथ 5 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है सीओपीडी का। या इसका मतलब है स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद सीओपीडी 5 times higher risk of having COPD if you smoke। तो जब हम कहते हैं कि इसका ऑड्स रेशियो निकालो, पर्टिकुलरली जब हम ऑड्स रेशियो को केस कंट्रोल में निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम ये देख रहे होते हैं कि अगर इस स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर होगा, तो इस स्पेसिफिक डिजीज होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती है कोहार्ट।
जो कोहार्ट है ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, ये रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। यहाँ पे आप स्टार्ट किससे करते हैं, या जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज क्या मेंशन होगी, एक्सपोजर। अभी तक हमने तीन चीजें की हैं। हमने कहा कि जब आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी का सवाल आएगा, यस, इफ यू हैव सीओपीडी देयर इज अ 5 टाइम मोर चांस कि आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो 5 टाइम्स मोर ज्यादा चांस है कि आपको सीओपीडी हो सकता है। तो अभी तक हमने तीन पढ़ी। हमने कहा कि जब क्रॉस सेक्शनल का सवाल आएगा तो जहां आपकी स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो मेंशन होगी वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, जिसमें ये डिफाइन नहीं है कि ये इनमें इनको बीमारी है या नहीं है, या इनका एक्सपोजर है या नहीं है। जस्ट हैव मेंशन स्पेसिफिक पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ द डिजीज स्टेटस और एक्सपोजर स्टेटस। जब केस कंट्रोल का क्वेश्चन आएगा तो जहां से सवाल शुरू होगा वो डिजीज है। आपको उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया होगा कि हमने 100 डायबिटिक लिए, हमने 100 हेल्दी लिए, हमने 100 लंग कैंसर के पेशेंट्स लिए, हमने 100 हेल्दी लिए, बट जो डिजीज्ड पॉपुलेशन है वो आपकी स्टेटमेंट में शुरू में ही मेंशन हो जाएगी, विच मींस दैट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिजीज एंड गोइंग बैक टू द एक्सपोजर। ऑन द अदर हैंड जब हम कोहार्ट स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो एक्सपोजर है। तो आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में जो मेन चीज मिलेगी वो होगी कि फॉर एग्जांपल पेशेंट्स हमने 100 स्मोकर लिए और हमने 100 नॉन स्मोकर लिए। तो जो स्मोक जो रिस्क है या एक्सपोजर है वो शुरू में मेंशन होगा। सो योर स्टडी स्टार्ट्स विद एक्सपोजर स्टेटस एंड देन यू फॉलो इट फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है और ये रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। आप इसमें देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये अब मैंने 100 लोगों का ग्रुप लिया है जो स्मोकर है। अब मैं ये देखूंगी, अब मैं दो तरह से स्टार्ट मैंने लिया रिस्क फैक्टर से, अब इसको मैं दो तरह से स्टडी कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि ये कितने साल और स्मोकिंग करेंगे कि इनको लंग कैंसर डेवलप हो जाए। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो ये प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है? यस, देन इट विल बी प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ कि ये स्मोकर जो है इसने कितने साल स्मोकिंग की है, ये 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है या ये 12 साल या 15 साल से स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि अब इसको सीओपीडी डेवलप हो गया है, देन इट विल बी रिट्रोस्पेक्टिव। चाहे मैं फ्यूचर में देखना चाह रही हूँ कि इसका क्या आउटकम होगा, चाहे मैंने पास में जाके देखा है कि कितने साल से ये काम कर रहा था और उसको ये मसला हो गया है, बट मैंने जो मेरा जो मेन पॉइंट है जिसकी बेस पे मैंने पॉपुलेशन सेलेक्ट किया वो उसका एक्सपोजर है। तो इसलिए ये कोहार्ट स्टडी है। सो इन कोहार्ट स्टडी डिजाइन यू स्टार्ट विद द, चाहे मैं फ्यूचर में जाके देखना चाह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से क्या हो सकता है, चाहे मैंने देखा है कि क्योंकि ये 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है और अब इसको क्या हो गया है, तो आपने हिस्ट्री प्रीवियस हिस्ट्री को लिया है या नेक्स्ट डिजीज को आपने देखा है, बट जो आपने पॉपुलेशन को पिक किया है वो एक्सपोजर की बेसिस पे किया है। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने 100 सीओपीडी के पेशेंट्स लिए और फिर जाके मैंने देखा है कि उन्होंने स्मोकिंग की हिस्ट्री थी या नहीं। यहाँ मैंने कहा है कि मैंने 100 स्मोकर ले लिए और अब इन पे मैं स्टडी करूंगी कि इनमें से कितनों को सीओपीडी डेवलप हो गया और कितनों को नहीं हुआ। या ये मैंने 100 स्मोकर ले लिए और अब मैं ये देखूंगी कि इनमें से कितनों को आगे जाके लंग कैंसर हो सकता है और कितनों को नहीं हो। So now the main point on the basis of which I have selected my population to study is the exposure. तो ये कोहार्ट है। क्लियर?
सारा आपको ये क्लियर हो गया है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट, और फिर मुझे से कंप्लीट करने थे, और फिर आपको नहीं समझ आएगी, देन एक्सप्लेन इट अगेन। आप इसको यूं देखें कि सो द वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, कि जब भी हम कोहार्ट स्टडी को देखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सपोजर। द स्टडी डिजाइन स्टार्ट विद द एक्सपोजर स्टेटस, and then you follow for the disease development, that who will develop the outcome or who will develop the disease। अब इसके अंदर आपने, क्योंकि एक्सपोजर की बेसिस पे ग्रुप लिया, तो आपने स्मोकर ले लिए और फिर उसको कंपेयर करने के लिए नॉन स्मोकर ले लिए। लेट्स सपोज आपने 100 स्मोकर्स लिए और 100 नॉन स्मोकर्स लिए। अब आप इन दोनों को फॉलो अप करेंगे, इन दोनों को फॉलो अप करेंगे अगले 5 साल तक, और फिर देखेंगे कि इन स्मोकर्स में से कितने लोगों को सीओपीडी हो गया और इन नॉन स्मोकर्स में से कितने लोगों को सीओपीडी हो गया। लेट्स सपोज आपने जब स्टडी 5 साल के बाद कंक्लूड की, अपनी ये एनालिसिस बनाया, आपको पता चला कि जो 100 लोग जो स्मोकिंग करते थे, उनमें से 90% लोगों को सीओपीडी हो गया। एज कम्पेयर टू दिस, जो आपने 100 हेल्दी पॉपुलेशन ली थी, उनको 5 साल के बाद आपने देखा तो उनमें से सिर्फ 10 लोगों को सीओपीडी हुआ था। तो ये जो स्टडी है जिसमें आपने एक्सपोजर को पिक करके फॉलो अप किया डिजीज को, इसको आप कहते हैं कोहार्ट स्टडी। क्लियर? या सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, द रिस्क फैक्टर शुड बी प्रेजेंट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। और जो आपके पास कोहार्ट स्टडी होती है, कोहार्ट स्टडी के अंदर आप क्या मेजर करते हैं, इसमें आप रिलेटिव रिस्क को मेजर करते हैं, इसको आप रिस्क रेशो कहते हैं। सो कोहार्ट स्टडी में आप रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो को मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है और आपके पास रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या, अगेन यू पिक अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपोजर, 100 स्मोकर्स, 100 नॉन स्मोकर्स, बट अब आप इस स्टडी को दो तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। या तो आप आगे, या तो आप देखें कि अगले 5 साल में कितने लोगों को कैंसर डेवलप हो गया इन बोथ ग्रुप्स, या हम ये देखें कि ये इनमें से कितने लोग हैं जिनकी पिछले 5 साल से स्मोकिंग की हिस्ट्री है और अब उनको सीओपीडी हो गया है, और कितने ऐसे लोग हैं जो 5 साल से नॉन स्मोकर है या जो लाइफ लॉन्ग नॉन स्मोकर है बट अब उनको सीओपीडी हो गया है। तो अगर आपने अगले 5 साल में जाके कोई चीज पिक की है, तो वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी। अगर आपने पिछला रिकॉर्ड निकाल के, बट रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड ले रहे हैं, कि आप कहते हैं कि पिछले 5 साल से स्मोकिंग कर रहा है, तो वो अभी भी स्मोकर होना चाहिए। You can use the old records, बट स्टिल बाय द एक्सपोजर स्टेटस यू आर पिकिंग दैट पेशेंट। ये नहीं है कि वो 5 साल से स्मोकिंग कर रहा था लेकिन अब वो नॉन स्मोकर है, फिर आप उसको पिक नहीं कर सकते। अगर आप उसको पिक कर रहे हैं तो उसका उस टाइम पे एक्सपोजर स्टेटस होना जरूरी है। हाँ, आप उसका पिछला रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं, अब आवाज ठीक है? कोहार्ट स्टडी में मैं आपको एक्सप्लेन करी थी कि या तो आप देखते हैं कि अगले 5 साल में क्या हो रहा है, समटाइम्स आप ये कहते हैं कि इसकी पिछले, लेट्स सपोज स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं, कि वो आप ये भी हो सकता है कि आपका पेशेंट, आप ये कहें कि पिछले 5 साल से स्मोकिंग कर रहा है, तो इसको अब सीओपीडी हुआ है या नहीं हुआ।
बट अगर आपने, और इस स्टडी को आप रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहेंगे जिसमें आप ओल्ड रिकॉर्ड्स यूज कर रहे हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि अगर आप ओल्ड डाटा या ओल्ड रिकॉर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, तो इस केस में भी अभी भी पेशेंट का एक्सपोजर स्टेटस होना चाहिए। आप उस पेशेंट को नहीं पिक कर सकते जो 5 साल से तो स्मोकिंग कर रहा था लेकिन अब नॉन स्मोकर है, ऐसे पेशेंट को आप पिक नहीं कर सकते। क्लियर? उसके बाद आपके पास ट्विन कंकॉर्डेंस स्टडी आती है। ट्विन कंकॉर्डेंस स्टडी इज वेरी सिंपल। इसमें आप सेपरेट यूज टू सेपरेट द जेनेटिक वर्सेस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इसमें आप ट्विन्स लेते हैं और आप देखते हैं कि व्हाट इज यू मेजर द प्रोबेबिलिटी बोथ ट्विन्स हैव। और फिर आप अडॉप्शन, फॉर एग्जांपल, सो ट्विन कंकॉर्डेंस में आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। अडॉप्शन स्टडी के अंदर आप ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव फैमिलीज में क्या डिफरेंसेस हैं। Basically, you measure the heritability and influence of environmental factors in this as well by comparing the siblings जो biological है versus जिनके adoptive parents हैं। फिर आपके पास इकोलॉजिकल स्टडी जो है, इकोलॉजिकल स्टडी में क्या होता है कि इसमें आपका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो एक ग्रुप होता है, इंडिविजुअल नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप ही कहते हैं, अब यहाँ पे आप वो 100 स्मोकर्स, 100 नॉन स्मोकर्स, 100 एशियंस, 100 न्यूयॉर्कर्स, इससे बाहर निकल आए। नाउ यू आर कंपेयरिंग द प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज across the cities और across the subcontinents और across the populations। सो अब आपका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो एक बड़ा ग्रुप बन गया है, उसको आप इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। सो इट्स यूजुअली मेजर द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप लेवल एक्सपोजर्स एंड आउटकम्स। दिस इज क्लियर? तो समराइजिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्रॉस सेक्शन स्टडी जब भी जिक्र होगा इट विल बी अ स्नैपशॉट इन टाइम, उस टाइम पे क्या हो रहा है उसके बारे में बात होगी। इसमें अब आप प्रेवलेंस को मेजर करते हैं और आप देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। सो नाउ इज द मेन कीवर्ड। केस कंट्रोल में आप बैकवर्ड जाते हैं। डिजीज स्टेटस होता है आपका पेशेंट का, डिजीज स्टेटस की बेस पे आप पेशेंट का ग्रुप पिक करते हैं। फिर आप देखते हैं कि इसमें कितने चांसेस हैं ये एक्सपोजर होने के। सो बेसिकली यू मेजर द ऑड्स रेशो। इसमें मेन क्लू होता है दैट व्हाट हैपेंड, पीछे ऐसा क्या हुआ था कि जो अब इसको ये बीमारी हो गई है। कोहार्ट स्टडी के अंदर प्रोस्पेक्टिव भी होती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है। प्रोस्पेक्टिव में आप अगले 5 साल या अगले सालों में जाके देखते हैं, लेकिन जो आपने ग्रुप पिक किया होता है वो एक्सपोजर की बेसिस पे किया होता है कि अगर ये अभी अभी इसने स्मोकिंग शुरू की है तो अगली 10 साल पे इसकी, 10 साल में इसकी सेहत पे क्या असर होगा। सो यू मूव फॉरवर्ड, यू हैव पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर स्टेटस और आप उसमें रिलेटिव रिस्क और इंसिडेंस को मेजर करते हैं। सो बेसिकली यू फॉलो फॉरवर्ड द ग्रुप। कोहार्ट में जो रिट्रोस्पेक्टिव है उसमें आप पिछला रिकॉर्ड यूज करते हैं, बैकवर्ड यूजिंग द रिकॉर्ड्स, उसमें भी आप एक्सपोजर स्टेटस की बेस पे पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें रिलेटिव रिस्क लेते हैं। सो बेसिकली यूज द ओल्ड रिकॉर्ड्स of a patient, like let's suppose taking the previous history of smoking and then measure the COPD status, तो उसमें आप previous records को रिव्यू करते हैं। क्लियर? केस कंट्रोल जो है वो आप ज्यादातर रेयर डिजीजेस में भी यूज कर सकते हैं। कोहार्ट स्टडी जो है वो कॉमन डिजीज एक्सपोजर्स के लिए अच्छा, लाइक इट्स अ फेवरेबल स्टडी। अच्छा, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन स्टेम्स बताती हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी स्टडी है। इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाइड पेशेंट विद लंग कैंसर एंड कंपेयर प्रायर एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। यस, दिस इज केस कंट्रोल। गुड। Smoker and non-smoker followed 10 years for MI.
Yes, it will be cohort. Good. Prevalence of diabetes mellitus measured in 2025 survey. Yes, this is cross sectional. Good. Air population level correlated with COPD mortality by city or by subcontinent. Yes, it will be ecological. सो एग्जाम में आपको सिंपली अगर कुछ बेसिक क्लूज का पता है तो फिर आपको आपको पिक करना आसान होगा, क्योंकि वो आपसे डायग्नोसिस पूछते हैं। दे कैन गिव यू अ सिनेरियो, आपसे पूछेंगे ये कौन सी स्टडी है। इकोलॉजिकल में सिंपल डिफरेंस ये है कि इसमें आप ग्रुप्स की बात नहीं करते, इसमें आप बड़े लेवल पे जैसे सब कॉन्टिनेंट, सिटीज, पॉपुलेशंस, इस तरह की चीजों को कंपेयर कर। So you are studying a bigger unit, comparing the frequency of disease and frequency of risk-related factors, but on a bigger scale. Yeah. So if our disease starts with sorry, if a study starts with disease, think about case control. If a study starts with exposure, think about cohort. And if uh, they didn't mention any disease or exposure in the beginning, they just describe the population, think about cross section. Yeah. Yes. क्रॉस सेक्शनल में आपके पास उन्होंने स्टार्टिंग में कोई भी डिजीज या एक्सपोजर का हिंट नहीं दिया होगा, उन्होंने सिंपल आपको एक पॉपुलेशन बताई होगी, या उन्होंने आपको प्रेवलेंस का जिक्र किया होगा कि इस टाइम पे कितने लोगों को डायबिटीज है इस सर्वे के मुताबिक, या इस टाइम पे इस पॉपुलेशन में कितने लोगों को हाइपरटेंशन है इस सर्वे के मुताबिक। तो ये जो स्टडीज होती हैं ये क्रॉस सेक्शनल होती हैं। इसमें बेसिकली जब हम सर्वे करते हैं ना तो हम पॉपुलेशन को डिजीज या एक्सपोजर की बेस पे पिक नहीं करते। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने एक स्टडी कंडक्ट करनी है लाहौर में, जिसमें मैं देखूंगी कि कितने लोगों को लाहौर में डायबिटीज है। तो मैं क्या करूंगी कि अब लाहौर की जो पूरी पॉपुलेशन है वो मेरी स्टडी में आती है। अब उस पॉपुलेशन को मैंने इस बेस पे सिलेक्ट नहीं किया कि ये डायबिटिक थे, ये हेल्दी थे, ये नॉन डायबिटिक थे, या इनका बीएमआई हाई था या कोई रिस्क फैक्टर। नहीं, मैंने सिर्फ एक पॉपुलेशन सिलेक्ट कर ली और मैंने देखा कि 2025 में इस लाहौर की पॉपुलेशन में कितने लोगों को डायबिटीज है। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कर ली है, अब हमारे पास आती हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ने जिनको आप इंटरवेंशनल स्टडीज भी कहते हैं। सो अभी तक हमने देखा
या आप इसको सिंपली, क्या आप मेजरली स्टडीज को डिवाइड करते हैं इनटू ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड इंटरवेंशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को हमने डिस्कस कर लिया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज। अब इन स्टडीज का पर्पस क्या होता है? आप सिंपल इसको ये देख लें कि जैसे जब हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को डिस्कस किया था, उसमें हमने सिर्फ ऑब्जर्व की थी नेचर को, लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिजीज। जैसे कि हमने देखा कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो सीओपीडी हो रहा है, बीएमआई हाई है तो डायबिटीज हो रही है। वी जस्ट स्टडिंग द नेचर ऑफ द डिजीज, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ द डिजीज कि किस चीज की वजह से क्या हो रहा है। बट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम देखते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे ये तो समझ आ रही है कि बीएमआई हाई होगा तो डायबिटीज होगी, बट अगर डायबिटीज हो गई तो उस डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करना है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का पार्ट है। या अगर सीओपीडी, अगर स्मोकर है तो सीओपीडी हो रहा है, आपने ऑब्जर्व कर लिया। बट अगर सीओपीडी हो गया है या सीओपीडी हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किन मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है जो इसको इम्प्रूव कर सकता है, स्टैंडर्ड केयर क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडीज़ के अंडर आती हैं। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आपने ऑब्जर्व किया व्हाट इज़ द नेचर और कोर्स ऑफ द डिजीज। एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज़ में नाउ यू आर इंटरवीनिंग or you're seeing that how you can control that. Clear? So experimental or interventional studies में the goal is to determine whether a new treatment, drug, or intervention truly cause the improvement as compared to placebo और स्टैंडर्ड केयर। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि बीएमआई हाई होने की वजह से डायबिटीज होती है, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया जैसे पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडीज। अब उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ड्रग्स हैं, और कुछ ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं एज अ स्टैंडर्ड केयर। अब अगर मैं किसी न्यू ड्रग पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ विच इज़ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो सी कि अब ये जो नई ड्रग है क्या कितने हद तक ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती है। सो मेरी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का गोल क्या है कि ये जो न्यू ट्रीटमेंट या न्यू ड्रग मैंने अब मार्केट में लॉन्च करनी है, इसको एज कम्पेयर टू द प्लासिबो और एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड केयर विच मीन्स जो ऑलरेडी ड्रग्स मार्केट में मौजूद है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, उनके कंपैरिजन में मेरी ड्रग की क्या एफिकेसी है। बिकॉज हमने ऐसी तो न्यू ड्रग मार्केट में लॉन्च नहीं ना करी होती जो कि स्टैंडर्ड केयर, एटलीस्ट हमारा गोल ये होता है कि अगर हम बेहतर नहीं तो जो स्टैंडर्ड केयर है उसके जितनी एफिकेसी वाली ड्रग को लॉन्च करें। क्योंकि ऐसी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं होता जिसकी एफिकेसी ऑलरेडी स्टैंडर्ड केयर से कम है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मार्केट में जो ड्रग्स मौजूद हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, अगर मैं न्यू ड्रग को बनाना चाह रही हूँ तो मेरी ड्रग अगर बेहतर नहीं तो एटलीस्ट उतनी एफिकेसी रखती हो जितना और जो स्टैंडर्ड केयर वाली ड्रग्स हैं वो रखती है, फिर ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, फिर ही वो एफडीए अप्रूव हो। क्लियर? So our goal is to determine whether a new treatment, drug or intervention truly cause improvement compared to placebo or standard care.
The key point over here, or the key clues you can get in the scenario, are exposure or treatment is assigned by the researcher. यहाँ पे ना अब रिसर्चर इन्वॉल्व हो जाता है. अब इसके अंदर आपके पास आता है क्लिनिकल ट्रायल्स. क्लिनिकल ट्रायल की क्या डेफिनेशन होती है? आप प्रोस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन ह्यूमन comparing therapeutic benefits of two or more than two treatments. अब ये आपके दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, इसमें आपका एक ट्रीटमेंट एक प्लेसिबो भी हो सकता है. अब इस अगर आप इस सो क्लिनिकल ट्रायल में आप एक तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिस कंडक्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स, जिसमें आप थेराप्यूटिक बेनिफिट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं बिटवीन द टू ट्रीटमेंट्स और बिटवीन अ ट्रीटमेंट और प्लेसिबो. So clinical trial is an experimental study involving the human that evaluates whether a new therapy, intervention, or drug is effective and safe as compared with another treatment or placebo. So basically, you're conducting an experimental study on human beings to see that to compare two treatments. And the goal is to determine the therapeutic benefit of a treatment. अब इसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के क्या फीचर्स होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिव. आप कुछ पेशेंट्स को फॉलो करते हैं, यू शुड फॉलो पेशेंट्स फॉरवर्ड इन टाइम. क्लिनिकल ट्रायल्स कभी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, पिछला डाटा आप नहीं लेते, यू हैव टू फॉलो पेशेंट फॉरवर्ड. तो ये प्रोस्पेक्टिव होती है. उसके बाद आपके पास ये जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स है ये रेंडमाइज्ड होने चाहिए. Now, the what do you mean by randomized? इसका मतलब है कि the participants are assigned to the group by chance. For example, अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि I'm conducting study on a new anti-diabetic drug, ये मेरी न्यू ड्रग है और ये प्लेसिबो है, या फिर जो स्टैंडर्ड एंटी डायबिटिक मार्केट में चल रही है ये वो है. मेरे पास टोटल 100 डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं. अब ये जो 100 डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं इनको मैंने 50-50 दोनों ग्रुप्स में करना है डिवाइड. सो माई गोल इज कि मैं रैंडमली 50 लोगों को यहाँ भेज दूँ और रैंडमली 50 लोगों को यहाँ पे भेज दूँ. तो किस पार्टिसिपेंट के हिस्से में ड्रग न्यू ड्रग वाला ग्रुप आएगा और किस पार्टिसिपेंट के हिस्से में प्लेसिबो या प्रीवियस स्टैंडर्ड केयर वाला ग्रुप आएगा, ये प्रीवियसली डिटर्मिन नहीं होगा, ये रैंडमली डिसाइड होगा. इसका फायदा क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन बायस है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं by using this randomized method. So participants assigned to a group should be by chance and it minimizes the selection bias. Clear? Then it should be controlled. कंट्रोल का मतलब क्या है कि इट्स सेम के नहीं, बायस नहीं होगा ना. बायस तब होगा कि अगर मैं अपनी मर्जी से 50 ऐसे लोगों को जो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन को, उसको न्यू ड्रग वालों में डाल दूं और 50 जो मुझे लगता है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनको मैं प्लेसिबो में डाल दूं. दैट विल बी अ बायस. या मैं ऐसे 50 लोग जिनका बीएमआई ऑलरेडी बॉर्डर लाइन है उसको न्यू ड्रग में डाल दूं कि उस पर इफेक्ट अच्छा आएगा, और जिनका बीएमआई बहुत हाई है उनको मैं प्लेसिबो वाले में डाल दूं. तो अगर मैंने ग्रुप सेलेक्ट करने में
देख लिया कि इसको ज्यादा फायदा हो सकता है नेचुरली, तो फिर दैट विल बी अ बायस। अगर मैंने रैंडमली 50 लोगों को डिवाइड कर दिया, 50-50 में डिवाइड कर लिया है, तो देयर इज अ रैंडम चांस कि किसके हिस्से में कौन से पेशेंट्स आएंगे। कंट्रोल का मतलब है कि कंपैरिजन विद द प्लेसिबो और स्टैंडर्ड थेरेपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स में आप हमेशा एक टारगेट या बेस लाइन लेते हैं, वो आपका प्लेसिबो भी हो सकता है, वो आपकी स्टैंडर्ड थेरेपी भी हो सकती है, जिससे आप कंपेयर करते हैं विद द न्यू ड्रग। फिर आपके पास क्या होता है कि ये जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स है ये ब्लाइंडेड होने चाहिए। ब्लाइंडेड होने का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है और जो रिसर्चर है, दे शुड बी अनअवेयर कि इसका फायदा क्या होता है कि इट विल प्रिवेंट ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट बायस। अब ये जो ब्लाइंडेड है, ये डबल ब्लाइंडेड भी हो सकते हैं, ये ट्रिपल ब्लाइंडेड भी हो सकते हैं, ये सिर्फ ब्लाइंडेड भी हो सकते हैं। ब्लाइंडेड का एटलीस्ट ब्लाइंडेड तो होनी चाहिए। ब्लाइंडेड का मतलब क्या है कि आपका जो पेशेंट या रिसर्चर है उसको ग्रुप का नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये वाला ग्रुप वो है जिसको ड्रग मिल रही है और ये वाला ग्रुप वो है जिसको प्लेसिबो मिल रहा है। डबल ब्लाइंडेड वो होता है जिसमें सॉरी, ब्लाइंडेड में पेशेंट को नहीं पता होता कि मुझे ड्रग मिल रही है या मुझे प्लेसिबो मिल रहा है। डबल ब्लाइंडेड में पेशेंट को भी नहीं पता होता और रिसर्चर को भी नहीं पता होता कि कौन सा ग्रुप है, तो दोनों ब्लाइंड होते हैं। और जो डबल ब्लाइंडेड ट्रायल्स है, इसको आप स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ट्रायल्स। फिर इसके भी ऊपर एक आता है जिसपे आप ट्रिपल, जिसको आप ट्रिपल ब्लाइंड कहते हैं। ट्रिपल ब्लाइंड का मतलब है कि ना पेशेंट को पता होता है, ना रिसर्चर को पता होता है, और ना एनालिस्ट को पता होता है कि कौन सा ग्रुप ड्रग वाला है और कौन सा ग्रुप प्लेसिबो वाला है। तो इससे एनालिटिक बायस भी निकल जाता है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्लिनिकल ट्रायल को डिस्कस कर लिया, विच इज अ प्रोस्पेक्टिव experimental study in humans comparing therapeutic benefits of two or more than two treatments or a treatment versus placebo। randomized होना चाहिए to eliminate the selection bias, controlled होना चाहिए, should have an comparison group like a placebo or standard therapy, blinded होना चाहिए, reduces the observer and participant bias। single blinded में पेशेंट को पता नहीं होगा, डबल ब्लाइंडेड में पेशेंट और रिसर्चर दोनों को पता नहीं होगा, ट्रिपल ब्लाइंडेड में पेशेंट, रिसर्चर और एनालिस्ट तीनों को पता नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी क्रॉसओवर थेरेपी, क्रॉसओवर स्टडी। क्रॉसओवर स्टडी का मतलब ये है कि ईच पार्टिसिपेंट receive both treatment, for example drug and placebo, in a random sequence with a washout period in between। अब जो आपके पास क्रॉस ओवर स्टडीज होती हैं, लेट्स सपोज आपके पास 100 थे पार्टिसिपेंट्स, 50-50 के दो ग्रुप आपने बना दिए, ग्रुप वन, ग्रुप टू। जो आपके पास ग्रुप वन है और जो आपके पास ग्रुप टू है, दोनों ग्रुप्स को दोनों ट्रीटमेंट मिलेंगे, बट विद अ वॉश आउट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप वन को पहले न्यू ड्रग मिल गई और फिर एक वॉश आउट पीरियड आपने दिया और फिर इसको प्लेसिबो दे दिया।
ग्रुप 2 वाले पेशेंट्स को पहले प्लेसिबो मिल गई, फिर एक वॉश आउट पीरियड आया और फिर न्यू ड्रग मिल गई. So the simple definition is in crossover study, each participant receives both treatment, for example, drug and placebo, in a random sequence with the washout period in between. Clear? So अब इसमें होता क्या है कि हर पार्टिसिपेंट अपना ही कंट्रोल भी एक्ट कर रहा होता है और अपना ही केस भी एक्ट कर रहा होता है. But each participant can now acts as their own control. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेशेंट को मैंने पहले प्लेसिबो दी और अब मैंने उसको उसी पेशेंट को 5 हफ्ते की वॉश आउट पीरियड या 4 हफ्ते के वॉश आउट पीरियड के बाद ड्रग दे दिया है, तो अब मैं उसी पेशेंट पे, एक ही पेशेंट पे ये स्टडी कर सकूंगी कि इसकी बॉडी पे न्यू ड्रग का क्या रिजल्ट आया है एज कम्पेयर टू प्लेसिबो. तो जब आप एक ही पेशेंट पे को दोनों ग्रुप ड्रग के ग्रुप्स दे देते हैं या दोनों तरह की ड्रग्स दे देते हैं, तो वही एक पेशेंट अपना ही कंट्रोल भी कर रहा होता है और उसके अंदर कंफाउंडिंग बायसेस को पिक करना आसान होता है. So each patient act as their own control that will greatly reduce the confounding bias. We'll discuss कि confounding bias क्या होता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि क्रॉसओवर स्टडीज में हर पार्टिसिपेंट दोनों ट्रीटमेंट ले रहा होता है विद द वॉश आउट पीरियड और हर पेशेंट अपना ही कंट्रोल एक्ट कर रहा होता है. दैट विल ग्रेटली रिड्यूस द कंफाउंडिंग बायस. क्लियर? कंफाउंडिंग. यहाँ तक आपको समझ आ गई है? यहाँ तक तो अभी हमने डेटा की बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा एनालिसिस. जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसके बाद जब हमने उसका एनालिसिस किया, तो एनालिसिस की क्या मेथड, किन दो तरह से हम उस डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं? The दो तरह से farmer जी, explain the term compounding. वो हम आगे करेंगे. कंपाउंडिंग बायस पे पूरा एक टॉपिक है जब हम बायसेस को डिस्कस करेंगे. इट्स अ टाइप ऑफ बायस. जब हमने अब डाटा तो हमने इकट्ठा कर लिया, अब हमने उस डाटा को एनालाइज करना है. डाटा का एनालिसिस दो तरह से होता है: इंटेंशन टू ट्रीट एंड पर प्रोटोकॉल. इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस का मतलब क्या है? Every patient is analyzed in a group to which they were originally randomized, even if they dropped out and didn't adhere or switched the group. Okay, now let's take another example. आपके पास 50 लोग थे जिनमें आप कोलिसिस्टाइटिस सस्पेक्ट कर रहे थे. रैंडमली आपने कहा कि 25 लोगों की सर्जरी कर देते और 25 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं. सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यू आर कंपेयरिंग टू ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड मेडिकल. और आपका पर्पस क्या है कि अगर आप अब आप कंपेयर करें कि सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो दिस इज योर स्टडी. डाटा इकट्ठा कर लिया, सारा कुछ कर लिया, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी आपने जब आपके पास जब 4 हफ्ते के लिए या 5 हफ्ते के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था, आपने देखा कि इन 25 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जिनको सर्जरी की बजाय सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है. तो आपने 5 यहाँ से निकाल के मेडिकल वाले ग्रुप में ऐड कर दिए. और आपको इस ग्रुप में ये लगा कि इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है,
जिनको आप सिर्फ मेडिसिन पे नहीं रख सकते। So over the course of 4 weeks, when your 50 patients are admitted in the hospital in their own groups, जो उनको पहले आपने असाइन किए थे, एज अ डॉक्टर आपने बाद में ये रियलाइज किया कि इनमें से जो सर्जरी वाले ग्रुप में 5 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से पे शिफ्ट किया जा सकता है, और मेडिसिन वाले में 3 लोग ऐसे हैं जिनको अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, तो आपने उन पेशेंट्स को स्विच कर दिया। यहाँ तक समझ आई? और उसके बाद आपने 4 हफ्ते के बाद डाटा कलेक्ट कर लिया कि सर्जरी वालों के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं और मेडिसिन वालों के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। अब उस डाटा को जब आप एनालाइज कर रहे हैं, अब उसको एनालाइज करने के 2 तरीके हैं, या आप उसको इंटेंशन टू ट्रीट की तरह से एनालाइज करें, या आप उसको पर प्रोटोकॉल की उससे एनालाइज करें। इंटेंशन टू ट्रीट हमें क्या कहता है कि एवरी पार्टिसिपेंट इज एनालाइज्ड इन द ग्रुप into which they were originally randomized, even if they drop out, didn't adhere, or switch the group. It will maintain the benefit of randomization and avoid bias caused by non-compliance or withdrawal. अब अगर मैं कहूँ कि मैंने इस डेटा को इंटेंशन टू ट्रीट की बेस पे एनालाइज करना है, तो इसका मतलब है कि जिन 5 लोगों को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट किया था, और जिन 3 लोगों को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट किया था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया। इन 3 लोगों का डाटा अभी भी मैं यहाँ काउंट करूंगी, और इन 5 लोगों का डाटा अभी भी मैं यहाँ काउंट करूंगी। सो एवरी पेशेंट्स डाटा शुड बी एनालाइज्ड ऑन देयर इन देयर ओरिजिनली असाइंड ग्रुप, रिगार्डलेस के बाद में उनके साथ क्या हुआ। क्लियर? तो इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस हमें ये कहता है कि जिस ग्रुप में आपने सबसे पहले रैंडमली असाइन कर दिया था, बाद में चाहे उसके साथ जो भी हुआ, लेकिन जो एंड डाटा है वो आपने उसी ग्रुप में काउंट करना है जिसमें सबसे पहले पेशेंट को आपने डाला था। ये क्यों अब यहाँ पे बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि जिनकी आपने सर्जरी की उनका आउटकम डिफरेंट होगा, जिनका आपने मेडिसिन की मेडिकली ट्रीट किया उनका आउटकम कम होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जब आपने डाटा एनालाइज किया तो आपने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन 5 लोगों को हमने मेडिसिन पे डाला था, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मैं सर्जरी वालों में ही काउंट करूंगी। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन 3 लोगों के बाद में सर्जरी कर दी थी, फिर भी इनका जो रिजल्ट है वो मैं मेडिसिन वालों में ही डालूंगी, क्योंकि इनके ओरिजिनली असाइन ग्रुप्स ये थे। क्लियर? इसके अलावा ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि आपने ग्रुप स्विच कर लिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि लेट्स सपोज इन 25 में से 5 पेशेंट्स ने कहा कि मैं हमने तो सर्जरी ही नहीं करानी, इनमें से 10 पेशेंट वैसे ही लामा हो गए। तो जब मैं एंड पे इंटेंशन टू ट्रीट के हिसाब से डाटा निकालूंगी तो मुझे ये 5 भी काउंट करने पड़ेंगे, ये 10 भी काउंट करेंगे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या आपके पेशेंट ने बाद में विड्रॉ कर दिया, आपके पेशेंट ने बाद में ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपके पेशेंट का बाद में ट्रीटमेंट स्विच हो गया। पर जब आपने डाटा निकाला तो आपने उस पेशेंट को उसी ग्रुप में रखना है जिसमें वो ओरिजिनली असाइन था। इट विल कॉज डिस्क्रिपेंसी, बट इसका वो ये कहते उनके अकॉर्डिंग ये है कि इसकी वजह से जो बायसिस की लिमिटेशन है वो कम हो जाती है, जो नॉन कंप्लाइंट पेशेंट्स है वो भी काउंट हो जाते हैं। तो इसके अपने फायदे हैं। So if 10 patients in a drug group stop taking midway, they are still counted in the drug group for the final analysis. A simple example will be this. दूसरा तरीका इसको एनालाइज करने का है कि आप इसको पर प्रोटोकॉल एनालाइज करें। पर प्रोटोकॉल एनालाइज एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप ये कहें कि सिर्फ वही पार्टिसिपेंट काउंट होगा जो उस ग्रुप में होगा। जिन लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ उन्हीं को सिर्फ आपने मेडिसिन वाले उन्हीं का डाटा मेडिसिन वाले में एनालाइज करेंगे। जिन पेशेंट्स की सर्जरी हुई सिर्फ उन्हीं को आप सर्जरी वाले ग्रुप में एनालाइज करेंगे। इसको आप कहते हैं पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। ये बड़ी एक आइडियल सी कंडीशन होती है, और अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ा अच्छा स्टडी डाटा होता है, बट इस तरह आइडियल सिचुएशन जरा मुश्किल होती है। सो एनपीएमएस में आपको जरा एनपीएमएस में आपको कैसे बज़वर्ड्स मिलेंगे? ओनली दोज हु कंप्लीटेड द स्टडी पर प्रोटोकॉल वर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। तो
इसको आप कहते हैं कि ये पर प्रोटोकॉल एनालिसिस है। क्लियर? तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एक एनालिस्ट है, तो अगर आप प्राइमरी एनालिसिस कर रहे हैं, इनिशियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उसमें इंटेंशन टू ट्रीट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे हैं और आप सेंसिटिविटी वाला एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आप पर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। So clinical trial experimental study involving humans compare therapeutic benefit of two or more than two treatments or of treatment and placebo. Study quality improve when the study is randomized, controlled and double-blinded. That is, neither the patient nor researcher know whether the patient is in the treatment or control group. अगर आपके पेशेंट्स ड्रॉप कर गए हैं, मेडिसिन लेना छोड़ गए हैं, और आप इंटेंशन टू ट्रीट प्रोटोकॉल का एनालिसिस की बेस पे एनालिसिस करें, तो आप उनको काउंट करेंगे। अगर आप पर प्रोटोकॉल वाला कर रहे हैं, फिर आप उनको काउंट नहीं करेंगे। आपके पेशेंट के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, इंटेंशन टू ट्रीट वाला कहते हैं, उसको आपने फिर भी काउंट करना है। ये ऐसी है जैसे आपने 50 लोग लिए, दरमियान में 5 लोगों ने दवाइयां ही खाना बंद कर दी। तो अब आप डाटा जब देंगे, तो इंटेंशन टू ट्रीट कहेगा कि यस, इवन इफ, मैं आपको बताती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 50 लोग थे, आपने उनको मेडिसिन स्टार्ट कराई, दरमियान में उन 5 लोगों ने दवाई खाना बंद कर दी। तो अब इंटेंशन टू ट्रीट कहेगा कि जब आपने डाटा देना है, तो आपने मुझे 50 लोगों का ही डाटा देना है। चाहे 5 लोगों ने दवाइयां नहीं भी खाई, आपने फिर भी उनको काउंट करना है। बट पर प्रोटोकॉल वाला कहेगा क्योंकि 5 लोगों ने तो दवाई खाई नहीं, तो उनका डाटा तो बनता ही नहीं है, आपने मुझे 45 लोगों का डाटा देना है। तो आपकी जो एग्जाम्पल है, तो आपकी जो एग्जाम्पल है उसमें पर प्रोटोकॉल वाले कहेंगे कि जितने लोगों ने मेडिसिन, जो 27 अगर मेडिसिन में थे, तो मुझे मेडिसिन में 27 का डाटा दे। बट इंटेंशन टू ट्रीट वाला कहेगा कि नहीं, मुझे 25 का ही डाटा चाहिए, जो ओरिजिनली वहां पे थे। मेक सेंस? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। यू हैव 50 पेशेंट्स जो ड्रग ले रहे हैं, और 50 पेशेंट्स जो प्लेसिबो पे। सो नाउ यू हैव टू ट्रीटमेंट्स। 50 लोगों ने, 50 में से 5 लोगों ने ड्रग लेना बंद कर दी, या ये प्लेसिबो में शिफ्ट हो गया है। तो अगर अब आपके पास, अगर आप पर प्रोटोकॉल के हिसाब से इसका डाटा लेंगे, तो जो आपके पास 45 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली ये ड्रग यूज की है, पर प्रोटोकॉल वाला उसकी बेस पे एनालिसिस करेगा। बट इंटेंशन टू ट्रीट वाला कहेगा कि ठीक है, 5 लोगों ने दवाई नहीं ली है, 5 लोग प्लेसिबो में शिफ्ट हो गए हैं, बट अब जो प्लेसिबो पे शिफ्ट हुए हैं, उनका भी तो कोई ना कोई रिजल्ट होगा ना। तो वो कहेंगे कि इन 5 का रिजल्ट इसी में काउंट करें आप, मुझे टोटल 50 का डाटा चाहिए। इसकी समझ आई आपको? तो अगर उन्होंने ट्रीटमेंट को स्विच भी कर लिया है, मेडिसिन से सर्जरी सर्जरी पे भी चले गए हैं, तो भी आपका जो पर प्रोटोकॉल वाला, जो आपके पास इंटेंशन टू ट्रीट वाला होगा, वो कहेगा ठीक है, इन्होंने सर्जरी कराई है, तो इनका एनालिसिस डिफरेंट होगा, बट वो एनालिसिस मुझे मेडिसिन वाले में ही चाहिए, क्योंकि ये इनिशियली मेडिसिन में थे। दिस मेक सेंस? जैसे आप इसको ऐसे देखें कि मैं कहती हूँ कि अम, जिन लोगों की सर्जरी होती है, जिन लोगों ने कोलिसिस्टेक्टमी के लिए सर्जरी कराई, उनके सिम्टम कंट्रोल कैसे, उनमें सिम्टम कंट्रोल कैसा है, और जिन लोगों ने मेडिसिन ली उनमें सिम्टम कंट्रोल कैसा है, या कॉम्प्लिकेशंस कैसी हैं। ऑब्वियसली जिसने सर्जरी करवा ली
और उसने रिमूव ही कर दिया, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म उसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क या रिकरस का रिस्क नहीं होगा। लेकिन जो मेडिसिन पे है उसमें कॉम्प्लिकेशन और रिकरस का रिस्क होगा। ये हमारा इनिशियल डाटा है। अब जो मेरे सर्जरी वाले 5 लोग थे उनको मैंने मेडिसिन में शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैंने उनको मेडिसिन में शिफ्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनका डाटा मेडिसिन वाला आएगा। बट इंटेंशन टू ट्रीट मुझे कहेगा ठीक है उनका डाटा मेडिसिन वाला है, बट अब जैसे उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी ज्यादा है, उनमें रिकरंस का रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन इंटेंशन टू ट्रीट वाला कहेगा कि वही सारी चीजें मुझे सर्जरी में शो करो, उनको सर्जरी में काउंट करो, क्योंकि ये इनिशियली सर्जरी में एडिट थे। क्लियर? समझ आ रही है आपको? यस, वी आर नॉट मिसिंग आवर डाटा, इट्स जस्ट लाइक कि हम उसको ऐड कहाँ पे कर रहे हैं। पर प्रोटोकॉल वाला कह रहा है कि जहाँ पे वो एक्चुअल डाटा फॉल करते हैं उसको वहीं पे डालो, रिगार्डलेस कि शुरू में उसको किस ग्रुप में डाला था। लेकिन इंटेंशन टू ट्रीट वाला कहता है कि रिगार्डलेस डाटा है क्या, उसको उसी ग्रुप में डालो जिसमें उसको आपने इनिशियली पिक किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यस, ये जो फर्स्ट एड की लैंग्वेज है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको चीजें समझ आ जाएंगी, फिर आपको याद हो जाएंगी। Study control improves when studies randomized, control and double-blinded. There is neither the patient nor researcher knows whether the patient is in the treatment or control group. Triple blind refer to the additional blinding of the researcher analysis analyzing the data. फिर आगे बस क्रॉस ओवर स्टडी आती है। कंपेयर द इफेक्ट ऑफ सीरीज ऑफ टू मोर देन टू ट्रीटमेंट्स ऑन अ पेशेंट। Order in which the participants receive the treatment is randomized. Washout period is important. It will occur between the treatment ताकि दो treatments overlap ना करें। Allow the participants to serve as their own control. इसके दो तरह, इस डाटा को दो तरह से आप एनालाइज करते हैं, intention to treat and per protocol. Intention to treat analysis, all patients are analyzed according to their original randomly assigned treatment. No patients are excluded. Attempts to avoid misleading bias from patients dropping out. Per protocol analysis, only patients who complete the study per protocol are included in analysis. Patients who fail to complete the treatment as originally randomly assigned are excluded. Risk of bias from non-randomized non-compliance. सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इंटेंशन टू ट्रीट कहता है कि जिसमें हो उसी में उसका डाटा काउंट करो, और पर प्रोटोकॉल वाला कहता है कि जो ट्रीटमेंट जहाँ पे कंप्लीट किया है उसको वहीं पे आप काउंट करो। उसके बाद आपके पास ड्रग ट्रायल्स आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग ट्रायल्स में आपके पास सबसे पहले आपका फेज 0 होता है। फेज 0 में आप क्या करते हैं, आप बहुत थोड़े से लोग लेते हैं, very small number of either healthy volunteers or patients with a disease of interest are counted. इसमें आपका पर्पस क्या होता है कि आप इनिशियल फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को असेस करें। और इसमें आप बड़ी कम डोज में पेशेंट को ड्रग दे रहे होते हैं, यूजुअली लेस देन 1% ऑफ द थेरेप्यूटिक डोज। इसके अंदर कोई सेफ्टी या टॉक्सिसिटी असेसमेंट नहीं होती, क्योंकि डोज ही आपने बहुत कम दी होती है। फिर फेज 1 आता है। फेज 1 पे यूजुअली सवाल आता है। फेज 1 में आप you take a small number of either healthy volunteers or patients of disease with interest. तो बेसिकली अब फेज 1 में आप थोड़ी सी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। फेज 0 बड़ी प्री क्लिनिकल सी होती है, एक्सप्लोरेटरी सी फेज होती है। इसमें आप बहुत थोड़े लोगों पे, ये वॉलंटियर्स पे ट्राई करते हैं, बेसिकली ये देखने के लिए दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द ड्रग एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। बड़ी माइक्रो डोज में आप देते हैं, लेस देन 1%। सिर्फ ये देखने के लिए कि जब बॉडी में ये ड्रग जाती है इसका क्या फार्माकोकाइनेटिक्स होगा, क्या फार्माकोडायनामिक्स होगा। कोई थेरेप्यूटिक इंटेंट आपकी नहीं होती है, और इसके साथ कोई टॉक्सिसिटी या रिस्क फैक्टर्स या सेफ्टी आप मेजर नहीं कर सकते। फेज 1 में आप सेफ्टी और डोजेज लेते हैं। इसमें यूजली पहले की निस्बत ज़रा ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादातर आप 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स या टारगेटेड डिजीज वाले पेशेंट्स लेते हैं, और आप देखते ये हैं कि ये कितनी सेफ है ड्रग। सो यू विल आइडेंटिफाई द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज
एंड साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आप का पर्पस ये होता है फेज वन में कि आप ये देखें कि ये जो आपकी आपने ड्रग बनाई है ये कितनी सेफ है, उसको आप मैक्सिमम डोज में देते हैं ताकि आप मेजर साइड इफेक्ट्स और मेटाबॉलिज्म पे स्टडी कर सकें। सो द कीवर्ड्स ओवर हियर आर टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी। तो स्टेप वन में एक बड़ा इसके लिए वर्ड यूज होता है फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल। तो जो फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल होता है ना वो फेज वन है। फेज जीरो जो है ना ये प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। अगर फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल आप देखें तो वो फेज वन है। फिर उसके बाद फेज टू जो है, फेज टू में आप एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स को देखते हैं। ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं उन पर स्टडी करते हैं। इसमें आप यूजली 100 से 300 की पॉपुलेशन लेते हैं विद डिजीज। यहाँ पे आप हेल्दी नहीं ले सकते, यहाँ पे आपने डिजीज वाले लोग लेने हैं। बेसिकली आपको पर्पस क्या है, टू सी दैट डज इट वर्क और नॉट। तो आप इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि you will redefine the dosing and you will monitor the short term side effect। तो यहाँ पे जो आपको क्लू मिलेगा इट इज एफिकेसी सिग्नल, या ये देखने के लिए कि इस ड्रग की कितनी एफिकेसी है और इस ड्रग के क्या शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है, वो आपको फेज टू में मिलते हैं। फेज थ्री जो है ये कंपैरिजन और अप्रूवल वाला फेज होता है। इसमें आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन 100,000 ऑफ पेशेंट्स को लेते हैं विद डिजीज। अगेन इसमें भी आप हेल्थी नहीं ले सकते। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होता है इज दिस एज गुड और बेटर देन द स्टैंडर्ड थेरेपी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि जब भी आप कोई न्यू ड्रग लॉन्च करते हैं कम से कम वो बेहतर नहीं तो उतनी तो अच्छी होनी चाहिए जितनी पहले ड्रग्स मौजूद हैं। तो आपने ये देखना होता है कि क्या ये बेहतर या उतनी है एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड थेरेपीज हैं आपकी। यू विल कंपेयर द न्यू ड्रग विद प्लेसिबो और स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इसमें आप लार्ज रैंडम डबल ब्लाइंडेड कंट्रोल टाइप स्टडी करते हैं। और अगर आपका डाटा प्रूव हो जाए तो फिर आपकी ड्रग एफडीए अप्रूव हो जाती है। और अगर आपका ये प्रूव ना हो फेस तो फिर आप मार्केट पे उसको नहीं लेके आ सकते, फिर वो एफडीए अप्रूव नहीं होती। एक दफा आपकी ड्रग मार्केट में आ गई उसके बाद उसका फेज फोर होता है। ये सारी ड्रग्स के लिए नहीं होता। ये यूजली जो बहुत हाई कंपनीज होती हैं या ये कुछ ड्रग्स के लिए आप पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं और कुछ के लिए नहीं करते। ज्यादातर जो मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल होती हैं वो फेज थ्री तक की होती है। फेज फोर में आप पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन आफ्टर द ड्रग इज अप्रूव। ड्रग आपकी अप्रूव हो गई, मार्केट में आ गई, अब फिर भी आप उस पर स्टडी कर रहे हैं टू डिटेक्ट एनी रेयर और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एंड टू असेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर बिकॉज हमें ऐसा लगता नहीं है बट किसी भी ड्रग में उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने कोई बहुत महंगी दवाई बना के मार्केट में लॉन्च कर दी है चाहे वो बड़ी अच्छी भी है बट वो लोगों के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगी एज कम्पेयर टू कि अगर आपकी जो मेडिसिन है वो उसकी एफिकेसी उतनी 100% नहीं है बट लेट्स सपोज 70-80% है बट वो कॉस्ट इफेक्टिव है तो वो आपकी मार्केट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर ड्रग आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी तो पेशेंट कंप्लाइंट नहीं होगा। So it will help you to detect the rare or long-term side effects and assess the cost effectiveness in the real world performance। uh, what is the summary? फेज वन में बस आपने ये देखना है कि ये ड्रग कितनी सेफ है। फेज टू में आप देखते हैं कि काम करती भी है कि नहीं करती या उसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है। फेज थ्री में आप देखते हैं कि ये इज इट वर्थ इट टू लॉन्च दिस ड्रग इन द मार्केट। उसको आप कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड थेरेपी और प्लेसिबो। और फेज सॉरी फेज फोर में फिर आप पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं टू मॉनिटर द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। क्लियर? अगर आपके पास 2,000 लोग हैं, पेशेंट्स हैं, 2,000 पेशेंट्स कंपेयर न्यू ड्रग विद द स्टैंडर्ड थेरेपी टू सी इफ इट इज बेटर, तो ये कौन सा फेज होगा?
Yes, phase 3. If you have 20 healthy volunteers, receive increasing dose to study the toxicity. तो ये कौन सा फेज होगा? Phase 1. After approval, rare adverse effects are noted in the elderly population. Yes, it will be फेज 4। उसके बाद आपके पास ये जो ब्रेडफोर्ड हिल क्राइटेरिया है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल भी आते हैं और थोड़ा समझने में भी लगेगा, ये हम कल करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।